निर्मल नदी सी कौशल्या चाची, जिन्हें ना कोई तमन्ना थी ना ही कोई आस, उन्होंने मिली जुली मिट्टी के गीले अधगीले लौंदे को आकार देकर मूर्त रूप देने की कोशिश की। दीपक के रूप में चाची को भी जीने का सहारा मिल गया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि चाची को दीपक से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। दीपक, तुम्हारी भाषा में प्यार किसे कहते हैं क्या तुम नहीं जानते? तुम इतने नासमझ तो नहीं हो जो तुम्हें समझ में ही ना आए कि सामने वाला तुमसे प्यार कर रहा है या नहीं। घर में पलता पालतू जानवर तक प्यार भरा हाथ पहचान जाता है और तुम्हें इंसान होकर भी इस बात का पता नहीं चला। वाह, धन्य हो तुम और तुम्हारा फलसफा। कौशल्या चाची का स्वर इतना तीखा और कानों को भेद जाने वाला होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा, मेरा ही दोष है जो तुम्हें अपना बच्चा समझकर तुम पर अपनी ममता लुटाती रही। सोचती रही बिना माँ के पले हो, लाख कमियाँ हो सकती है तुम में, क्योंकि कुछ बातें बचपन से ही सिखाई जाती है जन्म घुट्टी में घोलकर। जन्म घुट्टी में तुम्हें माँ का सम्मान करना पिलाया ही नहीं गया तो कैसे तुम आज मेरा सम्मान कर पाते। बड़ी माँ, दीपक कुछ कह पाता, अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, इससे पहले ही कौशल्या चाची ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया, जिसे देखकर मैं भी स्तब्ध रह गया था। कौशल्या चाची, जिनके शांत स्वभाव का सिक्का हमारा सारा खानदान मानता है, वही अचानक इस तरह कैसे और क्यों बोलने लगी। अच्छा भला तो सब चल रहा था। कौशल्या चाची ने अपनी एक सहेली की अनाथ बच्ची सीमा से दीपक का रिश्ता भी पक्का कर रखा है। दीपक के पिता मेरे चाचा थे और कौशल्या मेरी चाची। कौशल्या चाची दीपक की जन्मदात्री नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी माँ है और दीपक के पिता की पहली पत्नी। चाचा शादी के बाद विदेश चले गए थे और लगभग 20 साल बाद हमेशा के लिए देश वापस लौटे थे। शांत कौशल्या चाची सामाजिक दायरे का सम्मान करते करते हमारे घर की दहलीज से बंधी रही। चाचा 2-3 साल बाद आते, घर पर कुछ डॉलरों की वर्षा करते, कुछ तरसी आंखों में जरा जरा सी आस जगाते और एहसास जगा जाते कि वे जिंदा है अभी। लगभग 20 साल हमारी दादी चाचा का इंतजार करती करती थक गई। सालों साल चाचा का आना जाना लगा रहा, पर चाची की गोद कभी नहीं भरी। घर में अक्सर बात चलती कि चाची के कोई औलाद होती तो चाचा को घर की तरफ खींचती। मैं आज भी सोचता हूँ कैसे चाचा को उसकी औलाद अपनी ओर खींचती। जिस चाचा को उनकी माँ, उनकी पत्नी ना खींच पाई, उन्हें उनकी औलाद कैसे खींच पाती। मैं सबसे बड़ा था ना घर में, बड़ों में मैं बच्चा था और बच्चों में मैं बड़ा। सबसे कुछ कुछ सुनता रहता था। मैं बीच का था ना, सो सबकी तरह सोच पाता था। चाचा जब आकर जाते तब दादी और माँ की नज़रें बड़ी तमन्ना से देखती, क्या पता इस बार तेरी गोद भर जाए, बस वक्त का इंतजार कर। चाची मुस्कुरा भर देती थी, जैसे उन्हें ऐसी ना कोई तमन्ना है और ना ही आस। एक शांत सी भीनी भीनी सी मुस्कान, एक दर्प सा लगता था मुझे उनके चेहरे पर, जैसे सब पर हंस रही हो और कह रही हो, क्या उम्र भर तुम्हारा ही चाहा होगा। चाची पढ़ी लिखी है, स्थानीय कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका है, बड़ी सुलझी और परिपक्व सी। चाची से मैं 10 साल छोटा हूँ, फिर भी कभी कभी लगता था उनका हम उम्र हूँ। उनके स्तर तक जाकर मैं तब भी सोच सकता था और आज भी सोच सकता हूँ। तब भी मुझे समझ में आता था उनकी जीत हो चुकी है, उनका चाहा ही होगा, पर शायद वे माँ बनना चाहती ही नहीं थी। अच्छा है ना, मैं अकेली जान, भूखी भी सो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चा होगा तो किस किस को मुंह देखूंगी। बच्चे को क्या नहीं चाहिए, क्या उसे पिता नहीं चाहिए। मेरी तरह लावारिस जिएगा क्या हुआ। ऐसा क्यों सोचती है कौशल्या, बच्चे से तेरा भी तो मन लगेगा ना। यह सोमू है ना, यह भी तो मेरा ही बच्चा है, मेरा मन इसी से लग जाता है।
चाची की बातों में एक बार ऐसा सुना था और उसी दिन से मैंने चाची को छोटी माँ कहना शुरू कर दिया था। मैं तब 22 साल का था। बीकॉम का नतीजा आया था। पता नहीं क्यों सबसे पहले चाची के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा था। आज से आप मेरी छोटी माँ हैं। आपका बच्चा हूँ ना मैं। आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। तब एक प्यारी सी भावना जागी थी चाची की आंखों में। मैं चाची का अच्छा दोस्त तो पहले ही था, तब वास्तव में उनकी संतान भी बन गया था। चाची ने गले लगाकर जो मेरा माथा चूमा था, वह भाव आज भी भूला नहीं हूँ। मन ही मन ठान लिया था, पति के अभाव में भी जिस तरह चाची ने दहलीज का मान रखा है, उसी तरह मैं भी पुत्र बनकर चाची की रक्षा करूँगा। मेरी शादी हुई और अपनी पत्नी से भी मैंने यही आश्वासन मांगा कि वह चाची को अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी मित्र मानेगी सदा, और वैसा ही हुआ। मेरी पत्नी ने भी सदा चाची का मान रखा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, रिश्ते निभाना इतना मुश्किल होता नहीं जितना हम उन्हें बना देते हैं। गरिमा और अनुशासन में रहकर भी जटिल रिश्ता निभाया जा सकता है, बशर्ते उसमें दोनों तरफ से समान मेहनत की जाए। इंसान शराफत की हद में रहे और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करे तो कोई भी संबंध आसान हो सकता है। लगभग चाची और चाचा के विवाह के 20 साल बाद एक बार फिर चाचा के साथ एक नए रिश्ते का पदार्पण हमारी दहलीज पर हुआ था। काफ़ी बीमार अवस्था में चाचा लौट आए थे और साथ साथ चला आया था उनका बेटा दीपक। हमारा सारा परिवार हैरान परेशान। चाची ने बाहें खोलकर दोनों का स्वागत किया था। एक प्रश्न चिन्ह था शेष सबके चेहरे पर। बस एक चाची थी जो तटस्थ थी, ना कोई खुशी ना कोई गम। खुशी भी मनाती तो क्या सोचकर, और दुखी भी होती तो क्यों। ऐसा क्या था जो उन्होंने खो दिया था, और एक भी ऐसी कौन सी आशा थी जो अब इस उम्र में जागती। लौटने के बाद बीमारी की हालत में ही रहे चाचा कुछ दिन। दीपक सहमा सहमा था, शायद चाची से। पता चला 2 साल पहले चाचा ने दीपक की मां को तलाक दे दिया था। वह बीमार थी, चाचा साथ रखना नहीं चाहते थे। क्या बीमार थी इसलिए चाचा ने तलाक दे दिया? अवाक रह गया था मैं। 15-16 साल के बच्चे की मां को चाचा ने इसलिए तलाक दे दिया कि वह बीमार थी। तरस आया था मुझे उस औरत पर। दबे घुटे शब्दों में यह भी कानों में पड़ा कि वह चरित्रहीन भी थी। मैं हैरान था कि वह बीमार भी थी और चरित्रहीन भी। हाथ छोड़ना हो तो मनुष्य क्या क्या बहाने बना लेता है, और निभाना हो तो कोई सीमा ही नहीं। चाची बेचारी बिना साथ के ही निभाए जा रही है, और चाचा ने हाथ छोड़ दिया क्योंकि वह बीमार थी। कैसा बेमेल रिश्ता है दो बेमेल इंसानों में। क्योंकि चाचा बीमार थे, कोई दया भाव कोई तरस भाव ही लेकर सब सेवा करते रहे, और लगभग 2 महीने बाद चाचा भी चले गए उस पार। यह दीपक रह गया था अकेला। चाची धीरे धीरे इस अनाथ बच्चे से प्यार करने लगी। एक धोखेबाज पति की संतान से घुलने मिलने लगी थी। माँ बनकर इसे सहेजने लगी। भूल गई थी वह सब। मात्र इंसान बनकर इंसान से प्यार करने लगी थी। लावारिस है ना यह भी मेरी तरह। हम दोनों का प्यार और स्नेह का नहीं, मात्र दर्द का रिश्ता है। आज की तारीख में इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा। सोमू, समझ सकता था मैं। चाची को भी जीने का आसरा मिल गया था। मिली जुली मिट्टी के गीले अधगीले लौंदे को कोई आकार देकर चाची मूर्त बनाने की कोशिश करने लगी। चाची का भी मन लगने लगा। अपनी जमा पूंजी लगाकर चाची उसे पढ़ाने लिखाने का प्रयास करने लगी, और दीपक ने भी पूरी लगन से अपना जीवन संवारा। धीरे धीरे समय बीता। दीपक ने MBA कर लिया। चाची की एक मित्र बेंगलुरु में थी। वे ही उसकी एक तरह से लोकल गार्जियन भी थी। चाची खुश थी। पिता उसका नहीं हुआ पर बेटा तो उसका हुआ। अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। चाची भी सुखी बुढ़ापे के सपने देखने लगी थी। उसी मित्र की बेटी पसंद आ गई थी दीपक को। कहने पर चाची ने स्वीकार कर लिया था। सोच लिया था दोनों की शादी हो जाएगी।
तभी चाची की मित्र और उनके पति का कार दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिस वजह से यह रिश्ता और भी सहज हो गया था, मानो तीन तीन बेसहारा लोग एक ही छत के नीचे मिल जाने वाले हों। मित्र की पुत्री बहू बन जाएगी तो सास बहू माँ बेटी की तरह जीवन गुजार लेंगी। लेकिन सहसा ऐसा क्या हो गया कि चाची को इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हो गया चाची? लड़खड़ाती चाची को संभाला मैंने। कुछ नहीं हुआ सोमू, सिर्फ मेरी ममता का इनाम मिला है मुझे। मैं ही भूल गई थी कि सांप का बच्चा सपोला ही निकलता है। अरे जो लड़का अपनी जन्म देने वाली का सगा ना हुआ, वह मेरा सगा क्या होता? यह तो मौका परस्त इंसान है जिसे सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है। रिश्ते निभाना आता होता तो मरती माँ का साथ कभी नहीं छोड़ता। चाची का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले आया मैं और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। क्या हो गया छोटी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। मैंने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तुम क्यों मामा की रट लगाए जा रहे हो? छोड़ो मुझे। पगलाई सी लगी मुझे चाची। मेरी पत्नी ने चाची को संभाला। इस घर में मेरा है क्या? जमीन जायदाद तो कानूनन दीपक और सोमी की आधी आधी है। रहा सवाल मेरा, मुझे तो देखभाल के लिए चौकीदारी बनाकर लाया था ना तुम्हारा चाचा। कल उसके माँ बाप की आया थी, बाद में उसके बेटे की आया बनी। आज वो मुझसे कह रहा था कि वह अपना हिस्सा बेचकर बेंगलुरु जाकर रहेगा अपनी पत्नी के साथ। मेरा ना कल कोई घर था ना ही आज। मेरा प्यार कभी किसी को समझ में ही नहीं आया। बड़ी माँ, दरवाज़ा खोलिए। दीपक बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। सोमू भैया, दरवाज़ा खोलिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और भीतर चला आया दीपक। इतनी सी बात पर आप इतना नाराज क्यों हो रही है? मैंने गलत क्या कह दिया? पापा की और आपकी कभी बनी नहीं तो उसमें कुछ दोष तो आपका ही होगा ना। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। कभी आप पापा पर दोष लगाती हैं, कभी मुझे बुरा कहती हैं। रिश्ते निभाना आपको आता कहाँ है? आप तो जरा भी समझदार नहीं हैं। दीपक, मेरी पत्नी ने चीख कर उसका नाम लिया। मानो तो जड़ हो गया मैं भी। जिस लड़के की अपनी चादर में 1000 छेद, वही मेरी चाची पर आरोप लगा रहा था। कीचड़ का ढेर निर्मल नदी पर आरोप लगा रहा था कि वह गंदी है, समझदार नहीं है चाची। क्या बक रहे हो दीपक? क्या हो गया तुम्हें? मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। ठीक ही तो कह रहा हूँ, चाची होंगी आपकी। सोचा जाए तो ये मेरी लगती भी क्या है जो मैं बकवास सुनूं। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेंगलुरु में मेरा एक फ्लैट निकला है लकी ड्रॉ में। मुझे 30 लाख रुपया अभी चाहिए। पापा ने सारी उम्र कमाकर इसी घर को तो भरा है। अपने बाप का कमाया ही तो मांग रहा हूँ। खुद भी पैसे देना नहीं चाहती और उसे भी मना कर दिया है कि मुझे पैसे ना दे। ये दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर रही है। मेरी पत्नी भी बाहर चली आई थी। यह दूसरी कौन है? सीमा। और कौन? ना बड़ी माँ खुद पैसे दे रही है और ना ही सीमा को देने दे रही है। सीमा इतने पैसे कहाँ से लाएगी? अपना घर बेचकर। और कहाँ से? बेशर्मी की पराकाष्ठा मेरे सामने थी। सच कहा चाची ने। सांप का बच्चा सपोला। सीमा और छोटी माँ को मेरे साथ रहना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। चाची की हुबहू तस्वीर मेरे सामने थी। चाचा का अंश सामने खड़ा वही सब कर रहा था जो चाचा ने 30 साल पहले किया था। छाती पर मूंग कैसे दली जाती है, कोई इन महापुरुषों से सीखे। इसका दिमाग तो खराब है ही। सीमा का दिमाग भी खराब कर दिया इस औरत ने। एक झन्नाटेदार हाथ पड़ा दीपक के गाल पर। फिर मेरे पिता बीच में चले आए थे। दिमाग तो हम सबका खराब था जो तुम दोनों को इस घर में पैर भी रखने दिया। भाई का खून था जो संभालना पड़ा। जहाँ तक हिस्से का सवाल है, इस परिवार ने सदा दिया है तुम दोनों को। तुमसे लिया कुछ नहीं।
अपने बाप की तरह दूसरों के कंधों पर पैर रखकर चलना बंद करो। भूल जाओ तुम्हारे सहारे कोई जीने वाला है। तुम अपना निवाह खुद कर लो। उतना ही बहुत है। निकल जाओ इस घर से। ना सीमा अपना घर बेचेगी और ना ही इस घर में अब तुम्हारा कुछ है। पापा ने सचमुच दीपक की अटैची उठाकर बाहर फेंक दी। हम ही समझदार नहीं हैं जो बार बार भूल जाते हैं कि किस पर प्यार लुटाना है और किस पर नहीं। तभी निकाल दिया होता तो आज किसी ढाबे पर बर्तन मांज रहे होते। लाखों लगाकर तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, यह हमारी बेवकूफ़ी हुई। सच कहा तुमने बेटा। यह औरत तो जरा सी भी समझदार नहीं है, बेवकूफ़ है, एक बहुत बड़ी पागल है। मैं अदालत में जाऊंगा। तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं। सीमा को भी मैंने यही बुला लिया अपने पास। उसको भी रुला रुला कर मार रहे हो ना तुम। जाओ, निकल जाओ। पापा इतना सब जानते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो सोच रहा था अभी अभी आग धधकी है। नहीं जानता था काफ़ी दिन से जरा जरा आग सुलग रही है जो छोटी माँ, पापा और सीमा को जला रही है। 10 साल से उसे पाल रही थी छोटी माँ। मेरी कौशल्या चाची असहाय नज़रों से बंद दरवाज़ा देखने लगी, मानो बीच चौराहे पर किसी ने चाची को वस्त्रहीन कर दिया हो। विस्फारित नज़रों से बारी बारी सबका चेहरा देखने लगी। चलो बेटा, अंदर चलो। पापा ने चाची के कंधे पर हाथ रखा। पत्थर सी सन होती चाची चल पड़ी पापा के साथ। पापा के इशारे पर हम दोनों चाची को उनके कमरे ले गए। कोई किसी से क्या पूछता। एक और रिश्ते का दाह संस्कार जो अभी अभी हुआ था। फर्क नहीं पड़ता वह उसे उसकी माँ दे या भावी पत्नी। उसकी मर्दानगी को कोई तो यह बात थी। दीपक को अपने फ्लैट के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। सुबह तक कोई नहीं सो पाया। तरस आ रहा था हमें चाची पर। रोना रुपये का नहीं था, रोना था ठगे जाने का। दीपक के पिता ने विदेश जाने के लिए घर की ज़मीन तक बिकवा दी थी और बेटा अपना घर बनाने के लिए बचा खुचा रिश्ता भी नोचकर खाना चाहता था। सुबह आई और अपने साथ एक और सत्य लेकर आई। सीमा का संदेश आया चाची को। उसने दीपक से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। कौशल्या मौसी, मैं दीपक की नीयत समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई जड़ ही नहीं, वह कब कब बेल की तरह मुझसे लिपट कर सहारा ही तलाशता रहेगा। कौन जाने उसके पास ना रीढ़ की हड्डी है ना रिश्तों की समझ। उसकी सोच सिर्फ अपने मतलब तक है। उसके पार उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। ऐसा इंसान जो आपका सम्मान नहीं कर पाया, वह मुझे कब चौराहे का मजाक बना दे कौन जाने। मैं दूसरी कौशल्या नहीं बनना चाहती मौसी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह तो होना ही था, चाची के होठों से निकला। हम डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा। सुबह सवेरे चाची उठ भी पाएंगी कि नहीं, मगर सामान्य लगी मुझे चाची। नहा धोकर कॉलेज जाने को तैयार मिली। मैं चाय का कप लेकर पास ही बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे चाची से बात शुरू करूं। सीमा का लंबा चौड़ा SMS मेरे हाथ में था और मैं चाची को सुना चुका था। तरस आ रहा था मुझे दीपक पर। बाप को मरने के लिए यह घर तो नसीब हुआ था। सोच रही हूँ रिश्तों के नाम पर इसके पास क्या होगा। चाची के शब्द सदा साफ और सटीक होते हैं। दीपक का भविष्य उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। चाची टूटी नहीं थी। यह देख मुझे बड़ा चैन मिला। चाची कॉलेज के लिए निकल चुकी और मेरे नज़रें उनके कमज़ोर कंधों से ही चिपकी रही देर तक। चाची के शब्द कानों में बजते रहे। मैं भी सोचने लगा। 2 दिन बीत गए। शायद दीपक ने कानूनी सलाह ले ली होगी। समझ गया होगा कि कानूनी तरीका उसे कुछ नहीं दे सकता। मेरे ऑफिस चला आया दीपक। जरा सा नरम लगा मुझे। दोबारा घर आना चाहता था। काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ाई जा सकती दीपक। जिस औरत ने तुम पर अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, उसी का तुमने अपमान कर दिया। सच कहा था तुमने।
वह तुम्हारी लगती भी क्या है। तुम्हारी बकवास इसलिए सुन ली क्योंकि तुमसे प्यार करती थी, वरना तुमने और तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते में कौन सी ईमानदारी दिखाई है। जरा सोचो, किस रिश्ते से चाची ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। जरा सोचो, चाचा के मरते ही तुम्हें भी धक्के देकर निकाल देती तो आज तुम कहाँ होते। सोच लो। विश्वास खो दिया है तुमने हम सबका। शुक्रगुजार होना चाहिए था तुम्हें चाची का, जो आज इज्जत की रोटी कमा कर खा सकते हो। अब घर लौटने का सपना विसार दो, माफ़ कर दो हमें। सहसा मुझे कुछ याद आया, तुम तो अदालत में जाने वाले थे ना, क्या पता चला तुम्हारे पिता के नाम कुछ भी नहीं है। दादाजी ने सब छोटी माँ के नाम पर कर दिया था। समझदार थे ना हमारे बुजुर्ग, जो उन्हें सब नज़र आ गया था। हम तो नासमझ है जो सपोलों को ही पालते रहे। छोटी माँ बेचारी प्यार की आस में ही मारी गई। आज सोचता हूँ वे सच में समझदार नहीं हैं। क्या मिला उन्हें। तुम्हारे पिता को छोड़ कहीं और घर बसा लेती तो आज उनकी भी भरी पूरी गृहस्थी होती। तुम्हारे पापा ने कभी कुछ डॉलर किसी पर बरसाए होंगे तो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमसे पाया भी होगा। तुम्हारे पापा ने भी सिर्फ लूटा है हमें, जिस तरह तुमने। चाची ने सदा अपना कमा कर खाया है। सोमू भैया, आप मुझे समझने की कोशिश। अब हम समझदार हो गए हैं बेटा, तुम्हारी नीयत जान चुके हैं। अब और नहीं। उठ खड़ा हुआ मैं। अब मेरे पास भी दीपक को सुनने का समय नहीं था। सदा रिश्तों को भुनाता ही रहा जो इंसान, उसे मैं क्यों सुनूं, क्यों भरोसा करूं उसका, जो ना जाने कब मुझे चौराहे का मजाक बना दे। हाथ के इशारे से चले जाने को कह दिया मैंने, क्योंकि अब हम समझदार हो गए थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।